शब्द शब्द दर्पण से मैं प्रबल प्रताप सिंह राणा आप सबके सम्मुख उपस्थित हूँ। एक कार्यक्रम शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व लेकर, और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आदरणीय नमस्कार। ऐसी शख्सियतें हैं साहित्य जगत की जो कि निरंतर साहित्य को नई ऊंचाई देने के लिए कार्य कर रही हैं। लेखन के अलावा आप विभिन्न अलग तरीके से पटल चलाकर गोष्ठियों के द्वारा, मंचों के द्वारा साहित्य के संवर्धन के लिए कार्य करती हैं। तो स्वागत है आदरणीय कुसुम सिंह जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार करती हूँ। शब्द शब्द दर्पण पब्लिकेशंस का ये आज शब्दों के अनूठे व्यक्तित्व जो आपका कार्यक्रम चल रहा है उसमें मुझे आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपके मंच का और इस मंच के संस्थापक हमारे मानव सिंह राणा और आप उसके संरक्षक हैं या शायद महासचिव हैं प्रबल प्रताप सिंह राणा, मैं आप दोनों का हृदय से आभार करती हूँ कि आपने अपने इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आप दोनों का हृदय से आभार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैं कानपुर से कुसुम सिंह अविचल उपस्थित हूँ। बहुत बहुत आज आभार, बहुत बहुत आभार। और हम चाहते हैं कि कार्यक्रम के प्रारंभ में आप सरस्वती वंदना यदि करें तो माँ सरस्वती के आह्वान से हमारा कार्यक्रम और ये मंच सफल होगा। जी बिल्कुल। हम साहित्यकारों की अधिष्ठात्री माँ वाणी होती हैं। हम अपने किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले अपनी माँ सरस्वती को मंच पर विराजित करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, इसके बाद ही हम कोई कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो मैं माँ वाणी के चरणों में कुछ शब्द पुष्प रख देती हूँ संक्षेप में, क्योंकि समय सीमित है और वार्ता करनी है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी माँ सरस्वती को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कहती हूँ कि हम कलम के हैं सिपाही, साधना विचल करेंगे। हम कलम के हैं सिपाही, साधना विचल करेंगे। दीप आशा के जलाकर प्रार्थना प्रतिपल करेंगे। तो ध्यान करके माँ को अपनी भावना की मंजरी में, ध्यान करके माँ को अपनी भावना की मंजरी में, और अपने मन को पावन सुर सरित सा जल करेंगे। और अपने मन को पावन सुर सरित सा जल करेंगे। जय माँ शारदे। माँ सरस्वती को मैंने विराजित कर लिया है अपने कम शब्दों में। आभार माँ सरस्वती। निश्चित रूप से माँ सरस्वती विराजमान हो चुकी हैं, और मैं आपकी किस प्रकार की लेखनी है और किस प्रकार आप लिखती हैं उसका एक नमूना पेश करना चाहता हूं दर्शकों के सामने। आंधियां चली तूफान उठे, आंधियां चली तूफान उठे, झंझावातों ने झिंझोड़ दिया। सब कुछ सहमा सा लगा, भीतर ही भीतर तोड़ दिया। फिर दिल में अचानक एक दिवस तूफान उठा, संभला संभला, मेरी धार जो कुंद हुई थी उसे और पैना किया, उसे और पैना किया, उसे धारदार किया। एक ऐसी साहसिक बात जो कि जीवन में कभी भी अगर जीवन में शिथिलता आ रही हो तो इस मुक्तक को, इस रचना को पढ़ने के बाद निश्चित रूप से उत्साह बढ़ जाएगा। क्योंकि जब भी व्यक्ति कहीं निराश होता है तो आशा की किरण, एक किरण ही काफी होती है, डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो ऐसी रचना की रचयिता कुसुम सिंह जी, आपका पुनः स्वागत है और हम वार्ता प्रारंभ करना चाहेंगे। सबसे पहले वार्ता का पहला प्रश्न कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और पिताजी माताजी के बारे में और जन्म स्थान के बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। जी बिल्कुल। जीवन का प्रारंभिक समय जन्म और हमारी शिक्षा और हमारे माता पिता, यहीं से हमारे जीवन का प्रारंभ होता है। तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म कानपुर में ही हुआ है। कानपुर ही मेरी जन्म स्थली रही है, मेरी कर्म स्थली रही है, और आज भी मैं कानपुर से ही, मेरी कानपुर की मिट्टी से ही मैं आज भी जुड़ी हूँ। तो कह सकती हूँ कि कुछ दिनों को छोड़ दूं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जब थोड़ा बहुत ट्रांसफर इधर उधर होता है उसको अगर मैं छोड़ दूं,
तो मेरा पूरा जीवन कानपुर की मिट्टी से ही जुड़ा हुआ है। और माता-पिता की बात है, मेरे पिता अ, अंग्रेजी ज़माने के, उस समय हमारी ब्रिटिश हुकूमत थी, उस समय के हमारे ग्रेजुएट थे मेरे पिताजी, शिक्षा से जुड़े थे। शिक्षा उनके जीवन में बहुत महत्व रखती थी। और मेरी माँ एक गृहिणी थी, एक धार्मिक, सरल, सहज महिला जो अपनी होती हैं हमारी हमारी माताएँ जो होती हैं, हमसे पहले की पीढ़ी की जो माताएँ होती हैं, होती थीं या होती हैं, उसी तरह की मेरी माँ, सरल, सहज, बिल्कुल हम सब बच्चों को लाड़-प्यार से लालन-पालन करने वाली हमारी माँ। और हमारे पिता जो शिक्षा से बहुत अधिक लगाव रखते थे, खुद भी शिक्षित थे, तो उनकी जो शिक्षा का जो मुझे मिला है, जो पढ़ने-लिखने का मुझे हुनर या जो भी मेरी क्षमता या योग्यता विकसित हुई है, वो मेरे पिता के सानिध्य से हुई है। क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी संतान थी, तो बड़ी संतान जैसा कुछ स्वाभाविक होता है, अपने पिता के ज़्यादा करीब होती है और ख़ास तौर से बेटियाँ पिता के ज़्यादा नज़दीक होती हैं। तो दोनों तरह से मैं बड़ी भी थी और बेटी भी थी, तो पिता से ज़्यादा मैं प्रभावित रहती थी। और तो इस तरह से शिक्षा की नींव घर में बड़ी मज़बूत पड़ी। मेरे पिताजी का जो प्रभाव था घर में शिक्षा का, तो इस तरह मेरा बचपन का ये दौर शुरू हुआ। और इसके आगे आप जो मुझसे जानना चाहेंगे, मैं बताने को तैयार हूँ। जी, निश्चित रूप से जैसा कि आपने बताया पिताजी के बारे में, माताजी के बारे में, जन्म स्थान कानपुर के बारे में। कानपुर शहर के बारे में आपने नहीं बताया, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का या बल्कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर था। अभी भी औद्योगिक नगर है, लेकिन कुछ हमारी जो कि इकाइयाँ जो कि सूत की इकाइयाँ थी, कपड़ों की इकाइयाँ थी, वो बंद हुई। उसके पश्चात एक बहुत बड़ी इकाई एक ऑटोमोबाइल की लगी थी, वो भी बंद होने के कगार पे है या बंद हो गई, शायद किसी दूसरा फ्रेंचाइज़ी उसको चला रहा है। तो और जो सबसे बड़ा जो कपड़े की सरकारी मिलें थी और प्राइवेट मिलें थी, उनके बंद होने से कहीं न कहीं जो शहर का जो ऐश्वर्य था वो कम हुआ। और शायद राजनीतिक कारण भी रहा कि जिस वक़्त राजधानी का था, तो राजधानी या तो प्रयागराज में रहे या लखनऊ में रहे या कानपुर में रहे। लेकिन कुछ राजनीतिक कारण इस प्रकार रहे, झुकाव सरकार का सन 47 में बँटवारे के बाद में लोगों को शायद संस्कृति की चिंता नहीं थी, तहज़ीब की चिंता थी, तो राजधानी बजाय कानपुर के लखनऊ को मिल गई और कानपुर को वो स्थान नहीं मिल पाया जो कानपुर इसका डिज़र्व करता था। खैर, जो चीज़ें नहीं थी बिल्कुल, वो नहीं मैं कानपुर और मैं आगे कानपुर के विषय में बहुत कुछ बता सकती हूँ, क्योंकि जन्म से लेकर आज तक, आज मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ और इतना लंबा सफ़र मैंने कानपुर में तय किया। कानपुर हमारी क्रांति धरा है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल हमारे कानपुर से फूँका गया था। हमारे बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े-बड़े हमारे क्रांतिवीर हमारे कानपुर की धरती से हुए हैं। हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई की धरती है, नाना साहब की धरती है हमारी, और हमारी अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी की शिक्षा हमारे कानपुर से हुई है। और जी, हमारे जी। राष्ट्रपति जी, वो हमारे कानपुर के हैं। और बिल्कुल हमारे घर के बहुत ही पास के हैं हमारे कानपुर जो कोविंद जी हमारे पूर्व। और इसके जी, साथ-साथ जो है बहुत सारी यादें हमारी औद्योगिक नगरी तो है ही है। और कई हमारे शहीद हुए हैं हमारे कानपुर से। जी, जी। तो इस तरह हमारा कानपुर बड़ा मतलब एक बड़ी पहचान रखता है। और अंग्रेज़ों ने तो इसको बिल्कुल अपना गढ़ बना रखा था। जब वो स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने हमारा डीएवी कॉलेज है कानपुर में, वहाँ पर हमारे जो क्रांतिवीर होते थे, वो मीटिंग करते थे हमारे अंग्रेज़ों के विरुद्ध। जो रणनीतियाँ बनती थी, वो हमारे डीएवी कॉलेज में बनती थी। और डीएवी कॉलेज से हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी पढ़े हुए हैं और जी, हमारे वो जी। कवि कुल गुरु हैं। और हमारे जो है नीरज जी हैं, नीरज जी हमारे कानपुर के हैं। तो बहुत बड़ा इतिहास है, इसका तो एक अलग जी, से जी, आप जी। सत्र रखिएगा, तो मैं कानपुर के जी, विषय जी। में पूरा विस्तार से जी, हाँ। बताऊँगी। जी, जी, निश्चित रूप से हमें कोई समय मिलेगा तो ये कोई वार्ता रखेंगे, उस वार्ता में बिल्कुल, यदि बिल्कुल, कानपुर के बारे में बात कर बिल्कुल, सकें, कि मुझे भी बिल्कुल। बचपन से कानपुर से लगाव है क्योंकि हालाँकि हाँ, मेरा बचपन कानपुर में ज़्यादा नहीं बीता लेकिन चूँकि बचपन में प्रयागराज में भी रहा था, बुंदेलखंड में भी रहा था और फतेहपुर में भी रहा था, तो कानपुर से निरंतर लगाव और परस्पर आना-जाना रहता था, तो कानपुर से जी, एक बिल्कुल। विशेष लगाव तो था ही। जी, तो आगे बिल्कुल। बढ़ते हैं। आदरणीय कुसुम जी, आपके जन्म के बारे में जाना, प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमें बताएँ अपनी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई आपकी और उसके उसमें कुछ संस्मरण और सुनाएँ प्रारंभिक शिक्षा का, उस समय के बिल्कुल, संस्मरण बड़े अबोध बालक होता है, बोध तभी-तभी बोध होता है, कुछ ज्ञान होता है, बड़ा सामंजस्य होता है ज्ञान का, अबोध का और निर्भीकता का, तो निश्चित रूप से कोई न कोई संस्मरण हमको आप सुनाएँ। बिल्कुल। बिल्कुल, कुछ ऐसी माँ सरस्वती की कृपा है कि मुझे जन्म से लेकर आज तक जीवन के एक-एक संस्मरण
मुझे बिल्कुल मेरे मस्तिष्क में जीवंत रहते हैं। तो मेरा जन्म कानपुर में हुआ। मेरे पिताजी जब उनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ बीआईसी में, वो सेक्शन इंचार्ज थे। तो तब वो कानपुर वैसे हमारा मगरवाड़ा जो कानपुर के पास में ही पड़ता है, हमारा ददियाल वहाँ पे। तो पिताजी कानपुर आए तो पहले शुरू-शुरू में बिल्कुल पिताजी ज़ीरो से आए थे। मैंने जीवन का संघर्ष अपने पिता से सीखा है। पिता मेरे जीवन के आदर्श हैं, मैं आज भी उनके पद चिन्हों पर चलती हूँ। पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, ज़मीन से लेकर उठे, और जब उनकी सर्विस लगी तो यहाँ पहले किराए का मकान लिया, फिर मेरी चाची रहती थी यहाँ पे, हम लोग वहाँ रहे। वहीं पर मेरा जन्म हुआ, मेरी चाची के घर में, जॉइंट परिवार में। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, उस समय हम सब जानते हैं कि जो एडमिशन होता था 5 वर्ष से कम के बच्चे नहीं लिए जाते थे। लेकिन फिर मैंने जो जैसा बताया कि मैं अपने घर में बड़ी थी, संतान पिता के ज़्यादा निकट रहती थी, तो थोड़ा आईक्यू लेवल भी उम्र से बहुत पहले ज़्यादा हो गया था मतलब। तो पिताजी कहते थे इसको स्कूल में डाल देते हैं, बहुत इसका दिमाग चलता है। तो पिताजी ने मेरी 2 वर्ष आयु कम करवा के, क्योंकि 5 वर्ष से नीचे का बच्चा लिया नहीं जाता था, मैं उस समय करीब 3 वर्ष की थी। पिताजी ने 2 वर्ष की आयु बढ़वा के मेरा एडमिशन करवाया। वहीं पास में हरसहाय स्कूल था पी रोड में, आज भी बड़ा ऐतिहासिक स्कूल है वो। तो वहाँ मुझे नर्सरी ए और नर्सरी बी पहले चला करता था। नर्सरी ए में एडमिशन हुआ मेरा। तो मैं शुरू-शुरू में स्कूल जाने में मुझे जैसा बच्चा रोता है, मैं बहुत रोती थी, बड़ी डाँट-पीट के भेजी जाती थी मैं। तो लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम हुआ तो चूँकि वही ईश्वर प्रदत्त कुछ आईक्यू लेवल हाई होने के कारण क्लास में मैं बिल्कुल फर्स्ट आई। मुझे उम्मीद ही नहीं थी ये फर्स्ट होता क्या है, ये क्या होता है? मैं फर्स्ट आई। तो मुझे वहाँ पर एक गांधी जी की प्रतिमा मुझे मिली, लकड़ी की बनी हुई थी। वो मुझे मिली, और एक गुब्बारा मिला उस समय। गुब्बारे जो गैस के गुब्बारे चलते हैं, जो उड़ते हैं हवा में, उसमें एक कार्टून टाइप का बना हुआ था, जोकर टाइप का बच्चों वाला, वो मुझे पुरस्कार में मिला। तो उससे मुझे मुझे इतना प्रोत्साहन मिला, मुझे लगा अरे पढ़ाई तो बहुत अच्छी बात है, अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उपहार भी मिलते हैं, मुझे प्राइज़ भी मिलता है। तो वो मेरे जीवन की बड़ी संस्मरण बिल्कुल नर्सरी ए की ये घटना है। और उसके बाद तो तमाम घटनाएँ होती रहीं, पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन तक कंप्लीट तमाम घटनाएँ, लेकिन ये मेरी प्रारंभिक जीवन की घटना है। और वहीं से मेरा जीवन प्रारंभ हुआ था। तब पिताजी भी खूब उन्होंने मुझे कहा, देखो तुम रोती थी और अब देखो कितना अच्छा है ये वो। तो इस तरह करके मेरी प्रारंभिक जी। शिक्षा और ये मेरा संस्मरण था। जी। बहुत अच्छा, क्योंकि होता ये है कि बच्चे को प्रोत्साहन, अधिकांश बच्चों को घर में प्रोत्साहन तो मिलता है, लेकिन घर से बाहर जाने में, समाज में कई बार पड़ोसियों से प्रोत्साहन मिलता है, कई बार प्रोत्साहन नहीं मिलता। अगर कुछ बच्चे जो कि डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको कई बार बाहर कोई पूछ नहीं पाता। लेकिन जब विद्यालय में जो टीचर्स का क्या होता है, टीचर्स को बहुत ज्ञान होता है। टीचर्स इंट्रोवर्ट बच्चा हो या एक्सट्रोवर्ट बच्चा हो, उस बच्चे की प्रतिभा के हिसाब से उसे पसंद करते हैं, उसका प्रोत्साहन करते हैं। चाहे कोई टेस्ट लें, चाहे कोई वाद-विवाद प्रतियोगिता करें, कोई भी खेल कराएँ, खेल में भी बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं। जीतने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, यहाँ तक कि जिनकी नंबर नहीं आता, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और जब बच्चे को प्रोत्साहन मिलता है, तो अपनी दूनी शक्ति से बच्चा आगे लग जाता है और कहीं न कहीं वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल। तैयार रहता है। तो आगे जी, प्रश्न आता है वही, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है, एक साहित्यिक कार्यक्रम है, तो जी। आपका साहित्यिक जीवन किस प्रकार और कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे रुझान हुआ? इस बारे में हमें जानकारी दें। बिल्कुल। देखिए, घर का वातावरण तो साहित्यिक नहीं था मेरे, लेकिन हाँ, शिक्षा का वातावरण था। शिक्षा जी, की ज़बरदस्त बैकिंग मुझे मिली हमेशा से पिताजी के साथ में। तो मैं पढ़ाई में थोड़ा पढ़ाकू टाइप की हो गई थी बचपन से ही, मैं पढ़ती बहुत थी। तो हर तरह की पुस्तकें, जनरल बुक्स, पाठ्यक्रम की पुस्तकें मैं पढ़ती बहुत थी। तो पढ़ते-पढ़ते ही मुझे मुझे बड़ा उसमें प्रेरणा मिलती थी जब मैं पढ़ती थी। किसी महापुरुष के बारे में पढ़ती थी, किसी ऐसे जो पिताजी मुझे एक्स्ट्रा किताबें भी ला-ला के देते थे, बच्चों वाली जो होती हैं। उसमें प्रेरक जी, कहानियाँ होती थी ये सब। तो मुझे बड़ा प्रेरणा मिलती थी उन पुस्तकों से, और मुझे लगता था कि काश कि मैं भी ऐसे मतलब मतलब अपना भी ऐसा लोग जाने मेरे विषय में। ऐसा मतलब बचपन में ऐसी एक कल्पना रहती थी कि देखो इनको हम पढ़ रहे हैं, कोई हमें भी पढ़े। ऐसा करके एक अनकॉन्शियस माइंड में इस तरह की फीलिंग रहती थी। तो ऐसा करते-करते पढ़ाई करते-करते मेरी पढ़ाई आगे बढ़ती गई, और जब मैं थोड़ा प्राइमरी से आगे बढ़ी, मैं जूनियर में आई, 6th, 7th, 8th में आई, तो भी पढ़ाई का स्तर बढ़ता गया, किताबें बढ़ती गई, तो मैं रचनाकारों को पढ़ती गई, जैसे हमारी पुस्तकों में आते हैं रचनाकार। इंग्लिश की बुक को इंग्लिश का मैं इंग्लिश स्कूल से ही पढ़ी थी, इंग्लिश मीडियम का था, उसमें जो इंग्लिश के पोएट्स होते थे, वो मैं पढ़ती थी, तो मुझे अच्छा लगता था। इसके बाद जब मैं 9th से मेरा शुरू हुआ, तो हिंदी का कोर्स आया, हिंदी की पुस्तकें जब पाठ्यक्रम में मैंने पढ़ी, तो मुझे हिंदी ने बड़ा प्रभावित किया। मुझे हिंदी के जो रचनाकार थे,
जो बड़े बड़े मूर्धन्य रचनाकार थे, आज वो उस तरह के रचनाकार हैं ही नहीं। रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, हमारे जो है निराला जी, हमारे सोहनलाल द्विवेदी जी, मैथिली शरण गुप्त जी, और इस तरह के जो हमारे कोर्स में होते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र मेरे बड़े फेवरेट रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, दिनकर जी। ऐसी प्रांजल हिंदी भाषा, ऐसी उनकी रचनाएं कि बिल्कुल मेरे अंदर तक प्रवेश कर जाती थी, और ऐसी कल्पना करती थी कि मतलब काश ऐसा मैं भी लिख पाऊं। बस वही मेरी प्रेरणा रही साहित्य के क्षेत्र में। तो मैं कभी फुटकर फुटकर लिखती रहती थी, लेकिन मैं उस लेखन का महत्व नहीं समझती थी। पर्ची लिखी, मन में लिखा, और पता नहीं कहाँ चला गया, इस तरह करके। पढ़ाई का भी होता था, कोर्स पढ़ाई की भी प्रेशर रहता था, नंबर कम ना हो, नंबर भी आगे आने चाहिए। इस तरह करके मेरी पाठ्य पुस्तकों से मुझे प्रेरणा मिली। पारिवारिक में साहित्यिक माहौल नहीं था, पढ़ाई का माहौल था जो मेरी आधारशिला, जिससे मजबूत मेरी हुई। और फिर विधिवत लेखन जब मेरा जो है मेरा बैंक में सिलेक्शन हुआ, उस समय जब स्टूडेंट लाइफ में भी जैसे पिताजी ले आते थे, हमारे कई न्यूज़पेपर आते थे, हिंदी का, इंग्लिश का, और पिताजी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ भी मंगाने लगे थे। जब मैं इंटर वगैरह में आई, हाई स्कूल इंटर, तो वो भी आती थी। तो उसमें कभी-कभी आर्टिकल्स मांगे जाते थे कि आर्टिकल्स उसको पब्लिकेशन के लिए। तो मुझे आर्टिकल लिखने का शौक था शुरुआत में। मैं आर्टिकल बहुत लिखती थी सामाजिक विषयों पर, उन पर। तो आर्टिकल्स मैं देती थी पब्लिकेशन के लिए, और वो बाई चांस इंग्लिश के भी देती थी, हिंदी के भी देती थी, वो पब्लिश हो जाते थे। उस समय शायद इतना कंपटीशन नहीं था, जो भी था, और बड़ा फेयर होता था। मेरी कहीं किसी से अप्रोच नहीं थी, बचपन था मेरा, कोई बैकिंग भी नहीं थी, बस पेपर में पढ़ती थी, दे देती थी, और मेरे छप जाते थे, पब्लिकेशन पब्लिश हो जाते थे। तो मुझे प्रेरणा मिलती थी कि राइटिंग, लेखन कर सकती हूँ। फिर जी, जब मेरा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी, जी, बैंक जी। में सिलेक्शन हुआ, तो वहां पे हमारी पत्रिकाएं निकलती थी, राजभाषा, हिंदी, हर हर विभाग में होती हैं। फिर वहां भी लेखन मांगा जाता था, तो कभी कविता, कभी आर्टिकल्स में देती थी, वो भी पब्लिश होते रहते थे। तो इस तरह करके मेरा सर्विस लाइफ तक चलता रहा। जी, और लेकिन जी। विधिवत मेरा जो पूर्णतया साहित्य को समर्पित जीवन, मेरा सेवानिवृत्ति के लगभग 2-3 जी, वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व शुरू जी। हुआ। जी, ये मेरी जी, साहित्य जी, की यात्रा। बहुत अच्छा। निश्चित रूप से आपके कहते हैं कि साहित्य के बीज बचपन में पड़ चुके थे, और लेकिन पुष्पित पल्लवित जो हुआ वृक्ष जो साहित्य का, वो सेवानिवृत्ति के बाद में हुआ। वैसे भी जी, एक प्रकृति का नियम है कि जो फसल, जो बीज अधिक समय में उगता है, वो अधिक मजबूत होता है, वृक्ष भी उसका बड़ा बनता है। हो सकता है हम कोई कुछ सब्जियां अगर उगाते हैं, तो सब्जियां 3-4 दिन में सब्जियों का बीज उगाता है। वृक्षों के जो बीज होते हैं, बहुत समय लगता है तब उगते हैं, लेकिन वृक्ष बहुत समय तक चलते हैं, और वो बहुत दूर से भी दिखते हैं। तो दोनों चीजें हैं, उपयोगी हो सकते हैं कई बार जल्दी उगने वाले बीज, लेकिन उपयोगी और प्रसिद्धि दोनों निश्चित रूप से समय लगने पर ही मिलती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न हम आपसे करना चाहेंगे कि आप अपने लेखन में किस विधा को अधिक महत्व देती हैं? जैसे आपने बताया कि आप पहले आर्टिकल लिखती थी, बाद में कविताएं लिखना शुरू किया, तो किसको महत्व अधिक देती हैं और कौन सी विधा में लिखने का प्रयास करती हैं? जी, लिखने का जैसे मेरा प्राइमरी जो शौक था आर्टिकल्स का था, मैं सामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखती रहती थी। और कभी-कभी कुछ भाव मन में आते, कभी कुछ वेदना हो गई, कोई घटना घट गई, मन दुखी हो गया, तो वेदना की पंक्तियाँ हो गई। कभी मन खुश हुआ, तो बड़े उत्साह की पंक्तियाँ हो गई। लेकिन उस समय जो है जब हमारे देश में ये इस तरह का 1962 की लड़ाई हुई, और उसके पहले भी 1971 की लड़ाई, इस तरह की लड़ाई उस समय बचपन ही था, लेकिन कहीं न कहीं से ये सब चीज़ें दिमाग में प्रभावित करती रहती थी, प्रभाव डालती रहती थी। और पिताजी मुझे बड़े प्रेरक प्रसंग सुनाया करते थे अपने जीवन के, कि जब हम लोग परतंत्र थे तो कैसा होता था, ये होता था, वो होता था, हम लोग कैसे जीवन यापन करते थे। वो अपने अनुभव साझा करते थे। इस तरह कर के मेरे अंदर थोड़ा-सा देश के लिए लिखने का, अपने सैनिकों के लिए लिखने का एक मन में जज़्बा पैदा हुआ। तो मैंने फिर ज़्यादातर उन्हीं के लिए, मुझे लिखने का मेरे मन में रुझान उत्पन्न हुआ। तो मैं ज़्यादातर आज भी वो मेरी मनपसंद विधा है कि मैं वीर रस और ओज और सामाजिक विसंगतियों पर, राष्ट्रीय चेतना पर लिखना मुझे अच्छा लगता है। लिखने को मैंने श्रृंगार भी लिखा है, प्रकृति पर भी लिखा है, लेकिन मेरी मुख्य जो विधा है वो ओज है, वीर रस है, सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय चेतना, उसमें मुझे लिखने का अच्छा लगता है। क्योंकि क्योंकि विधा का प्रश्न आ ही गया, विधा का, और आपकी पसंदीदा विधा है, तो अब आप चाहें पसंदीदा पसंदीदा विधा से या दूसरी विधा से, जिस विधा से चाहें एक रचना हमारे श्रोताओं को और बिल्कुल, हमको बिल्कुल, सुनाने दें, तब करें। बिल्कुल। बिल्कुल, पुनः मंच के पार हमारे बड़े मनीषी उपस्थित हैं, सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे मानव सिंह राणा जी आदरणीय उपस्थित हैं, उनका उन्हीं के मंच पर स्वागत है, और हार्दिक आभार भी है, और सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। बड़े वरिष्ठ रचनाकार उपस्थित हैं, और एक रचना मैं फिर अपनी धारा की ही पढ़ती हूँ। 1-2 बंद पढ़ दूँगी क्योंकि समय कम है। परिकल्पना, जो हमने अपनी देश आज़ाद पाया है,
कितनी संघर्षों से पाया है, कितने अपने बलिदानों से पाया है, हमारे देश के कितने हमारे क्रांतिवीरों ने अपने बलिदान दिए हैं। तो कैसी परिकल्पना है, आज हम उस स्वतंत्रता को कैसे उसको जीवित रखें, कैसे उसको हम मेंटेन करके रखें, यही भाव रख के मैंने रचना लिखी है। पंक्तियां देती हूँ। कैसा हो भारतवर्ष कि अपने भारत का उन्नत हो मस्तक अटल, अपने भारत का उन्नत हो मस्तक अटल, ऐसा संकल्प मन में अचल चाहिए, नाम इसका रहे शीर्ष अंबर तलक, नाम इसका रहे शीर्ष अंबर तलक, अग्रसर हो वो जीवट ललक चाहिए, अग्रसर हो वो जीवट ललक चाहिए, अपने झंडे तिरंगे पे अभिमान हो, अपने झंडे तिरंगे पे अभिमान हो, फहरे लहरे वो ऊंचा गगन चाहिए, फहरे लहरे वो ऊंचा गगन चाहिए, अवनी अंबर क्षितिज, अवनी अंबर क्षितिज बढ़ती बढ़ती रहे, अवनी अंबर क्षितिज बन के बढ़ती रहे, इतना विस्तृत हमें अब वतन चाहिए, इतना विस्तृत हमें अब वतन चाहिए, शौर्य सीमा पे सैनिक दिखाते हैं जो, शौर्य सीमा पे सैनिक दिखाते हैं जो, व्यर्थ ना हो लहू उनका सम्मान हो, व्यर्थ ना हो लहू उनका सम्मान हो, है समृद्ध पावनी अपनी पावन धरा, है समृद्ध पावनी अपनी उर्वर धरा, इस समृद्धि की वृद्धि का प्राविधान हो, इस समृद्धि की वृद्धि का प्रावधान हो, ध्वज तिरंगा तने भारतीय आंगना, ध्वज तिरंगा तने भारतीय आंगना, अखंड भारत की हो अपनी परिकल्पना, अखंड भारत की हो अपनी परिकल्पना, विश्व गुरु की उपाधि से भूषित हो फिर, विश्व गुरु की उपाधि से भूषित हो फिर से सोने की चिड़िया की हो कामना, फिर से सोने की चिड़िया की हो कामना। चार पंक्तियां और देती हूँ कि आगे बढ़ती रहे संस्कृति सनातनी, आगे बढ़ती रहे संस्कृति सनातनी, शौर्य तन कर रहे हो क्रांति की वर्तनी, शौर्य तन कर रहे हो क्रांति की वर्तनी, युद्ध है बुद्ध है, युद्ध है बुद्ध है तो क्रुद्ध भी शुद्ध भी, शुद्ध है बुद्ध है तो युद्ध भी क्रुद्ध भी। हम शांति का संदेश जहां देते हैं, शांति के अग्रदूत कहे जाते हैं, वही हम सुभाष और भगत सिंह की धरती से आते हैं, हम क्रांति की भी बात करते हैं। तब कहती हूँ कि शुद्ध है बुद्ध है तो क्रुद्ध भी युद्ध भी, गर्जना हिंद की देती चेतावनी, गर्जना हिंद की देती चेतावनी। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छी ओज की और देशभक्ति की रचना प्रस्तुत की आपने, और निश्चित रूप से उर्मिला पांडे कवित्री जी अब आपको कह रहे हैं बहुत सुंदर, मानव सिंह राणा जी कह रहे हैं बहुत खूब, मानव सिंह राणा जी, आदरणीय कुसुम सिंह अवचल जी आपका हार्दिक स्वागत है, ओम प्रकाश द्विवेदी जी आपको बधाई दे रहे हैं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी आपका टैलेंट बरकरार है और अनुराग बहुत बढ़ रहा है, बहुत बड़ी बात है, मधु माहेश्वरी जी सुंदर कार्यक्रम, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, अविचल जी सुंदर जानकारी, और हरिप्रकाश पांडे जी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आप सभी को जय श्री राम, और हम आगे वार्ता जारी रखते हैं आदरणीय कुसुम सिंह जी से। आदरणीय, जैसा कि आपने रचना सुनाई, देश प्रेम से उत्पूर्ण रचना आपने सुनाई, तो अभी आपने जिक्र किया था कि आपने पाठ्यक्रम में महादेवी वर्मा जी को पढ़ा, निराला को पढ़ा, आपने महर्षि शरणगुप्त को पढ़ा, बड़े बड़े कवियों को पढ़ा। तो प्रश्न आता है कि अपने काल से पहले के कवियों को पढ़ने से आपको क्या क्या प्रेरणाएं मिली, आपके लेखन पर क्या प्रभाव पड़ा, और समकालीन जो कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, या जो हमारे साथ के कवि हैं, कम प्रसिद्ध हैं या कहीं यहाँ नए कवि भी हैं, तो बाकी कवियों को पढ़ने से आपके साहित्यिक जीवन में, साहित्यिक लेखन में क्या प्रभाव पड़ा है, उससे क्या क्या लाभ हैं या कहीं हानि भी है, इस बारे में कुछ चर्चा करें। जी, मैंने अपने समय से पहले के जो कवियों को पढ़ा है वो तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यद्यपि उतनी सशक्त लेखनी तो बड़ा माँ सरस्वती की कृपा से मिलती है, लेकिन हाँ प्रेरणा से लिखा जा सकता है, और बाकी कैसा लिखा जा सकता है, माँ सरस्वती की कृपा होती है जैसी होती है। तो आज के कवियों में भी ऐसा नहीं है कि आज के कवि प्रेरणा नहीं देते हैं, आज के बहुत कवि हैं
जैसे वर्तमान में अगर लेते तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं बहुत पसंद करती थी, उनके हमारे कवि कुल गुरु रहे हैं, उनकी रचनाएं भी प्रभावित मुझे उन्होंने किया है। और आज वर्तमान में अगर मैं लेती हूँ, भले ही इसमें मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कुमार विश्वास मेरे पसंदीदा कवि हैं। भले ही वो किसी जो है उनका उनकी जो भाषा है, उनकी जो प्रस्तुति है, उनकी जो स्मरण शक्ति है, वो अद्भुत है। लोग कहते हैं वो औरों की भी पढ़ते हैं, औरों की पढ़ते हैं, लेकिन स्मरण शक्ति उनकी देखिए, औरों की बिल्कुल बिल्कुल धारा प्रवाह भी पढ़ते हैं और कहकर पढ़ते हैं, लेकिन जो उनकी अपनी रचनाएं होती वो भी अपने में अद्भुत होती हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुमार विश्वास मेरे सबसे पसंदीदा कवि हैं, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरे पसंदीदा कवि रहे हैं। अगर श्रृंगार की बात करूं तो हमारे नीरज जी मेरे पसंदीदा रहे हैं। उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण, बिल्कुल दिल को छूती हुई रचनाएं उनकी रही हैं। भले ही उन्होंने दर्द ज्यादा लिखा है अपनी कविताओं में, लेकिन वो दर्द भी ऐसा जो बिल्कुल हृदय के अंदर तक प्रवेश कर जाता है, और उसकी कविताओं की गरिमा भी उन्होंने बरकरार रखी। कविताओं का स्तर, भाषा का स्तर उन्होंने गिरने नहीं दिया। तो ये मुझे गोपाल दास नीरज जी भी मेरे, अगर अपनी विधा से अलग हट के बात करती हूँ, जी तो वो मेरे पसंदीदा रहे हैं। तो इस तरह करके जी और भी वर्तमान में बहुत लोग हैं, आप सभी लोग हैं, बहुत असंख्य असंख्य हैं, संख्या बहुत है। सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, और सीखने के लिए उम्र भी कोई मायने नहीं रखती। आप बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता है, तो हर किसी से कुछ हम आपसे सीखते हैं, हमारे मंच पर उपस्थित है उनसे सीखते हैं, कुछ हमसे लोग सीखते हैं, सब एक दूसरे से सीखते हैं। जी जी। हाँ, निश्चित रूप से जैसे कि बताया आपने कि आपको बहुत रचनाएं पसंद हैं डॉक्टर कुमार विश्वास की। निर्वात सत्य है कि कुमार विश्वास बहुत बड़ी मेधा के स्वामी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पायरेसी नहीं करते। बिल्कुल। कई लोग बुराई करते हैं उनकी, अरे कुमार विश्वास जी तो पूरे साल में सिर्फ 7 या 8 रचना पढ़ते हैं। प्रश्न 7-8 रचना का जी नहीं है। कुमार जी विश्वास, मतभेद आपने कहा मतभेद हो सकते हैं, लेकिन स्वीकार, जो चीज स्वीकार्य उनकी है कि वो ही व्यक्ति एक ऐसा है अभी साहित्य के आकाश में, यदि किसी का एक छंद छोटा सा भी पढ़ता है तो छंद पढ़ने से पहले उनका नाम लेता है, उसके बाद बताता बिल्कुल है बिल्कुल। कि ये छंद उनका है, ये जी शेर उनका है। याददाश्त के साथ साथ ईमानदारी, व्यवसाय की ईमानदारी जिसे निष्ठा कहते हैं। आपके चूंकि सरकारी अधिकारी रही हैं, आप बैंक में अधिकारी रही हैं, तो होता क्या है कि हमारे अंग्रेजी के शब्दों का सही सही अनुवाद तो किया गया है, लेकिन जन सामान्य में उन अनुवादों का एक प्रचार नहीं किया गया है। वो एक निष्ठावान रचनाकार है जहां तक मैं मानता हूं। बिल्कुल। और क्योंकि भाषा का एक भेद है, हिंदी उर्दू का संस्कृत का भेद है, उस भेद के चलते और हमको ईमानदारी शब्द पढ़ा दिया गया। तो ईमानदारी शब्द कहीं ना कहीं किसी मजहब से संबंधित होता है, तो हम लोग ईमानदारी करें तो ईमानदारी कैसे करें, ईमानदारी करते हैं तो हमारा धर्म जाता है, पक्की सी बात है। तो सही शब्द जो है निष्ठा, वो निष्ठावान कवि है। संस्कृत का शब्द लें, हिंदी का लफ्ज लें, और अंग्रेजी में शब्द आता है इंटीग्रिटी। वो इंटीग्रिटी शब्द जी का हिंदी अर्थ निष्ठा होता है, और उसमें जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के प्रति पूरा निष्ठावान रहना, कहीं उसमें चोरी नहीं करना, उसमें कोई पायरेसी नहीं करना, वो कुमार विश्वास का काम है। ये मैं बहुत प्रभावित हूँ इस मामले में कुमार विश्वास से। और निश्चित रूप से आज के मूर्धन्य कवि हैं, लेकिन जो मेन बात है वो मैं तो इसी बात में मानता हूँ। और चूंकि सबको पढ़ना है, आपने बताया पढ़ने के लाभ बहुत हुए हैं, तो इसी बारे में हम ये बात करते हैं कि आजकल आपने बताया शुरू से लेकर अभी तक कई कवियों के नाम लिए, लेकिन पुराने कवियों की रचनाओं को पढ़ने के लिए तो उनकी पुस्तकें हमें लाइब्रेरी में मिल जाती हैं या पाठ्य पुस्तकों में मिल जाती हैं। किसी बच्चे की पुस्तक अगर उठा लें हम पाठ्य पुस्तक, तो 20 कवियों को पढ़ सकते हैं लगातार। लेकिन आजकल बिल्कुल जो कवि हैं, अच्छे कवि हैं, उनको पढ़ने के लिए लोगों की जिज्ञासाएं क्यों कम होती जा रही पुस्तकें पढ़ने से? क्या हम लोग बिना पढ़े अच्छा लिख पाएंगे, या हम जो लिखेंगे उसे लोग पढ़ पाएंगे? क्या सोशल मीडिया से हम सिर्फ कुछ घंटे के कार्यक्रम करके या कुछ प्रस्तुतियां देके क्या जनमानस तक अपनी रचनाएं पहुंचा पाएंगे? इस बारे में कुछ आप अपने विचार बताएं कि क्या पुस्तक पढ़ के इलाज है, चाहे ई पुस्तक पढ़ें चाहे प्रकाशित पुस्तक पढ़ें। क्या हम सभी साहित्यकारों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, या किस प्रकार, क्या तरीका उपयोग किया जाए कि पढ़ने की आदत पड़े? हम लोग पुस्तकें खरीदें और पुस्तकों को पढ़ें, अपनी पसंद की रचनाएं पढ़ें, तो इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही, बहुत अच्छा प्रश्न है। आज पढ़ने की आदत हमारे अगली पीढ़ी में कम हो रही है, क्योंकि जीवन इतना रफ्तार से चल रहा है, मतलब इंस्टेंट लाइफ हो गई है, हर कुछ तुरंत त्वरित
आज की हमारी जो अगली पीढ़ी है वो त्वरित पा लेना चाहती है, वो ज्यादा समय नहीं वो अपना कहीं पर लगाना चाहती है। जैसे हमारी पीढ़ी जो थी, हम लोग पढ़ने में विश्वास करते थे, हम लाइब्रेरी जाते थे, हमारे विद्यालयों में लाइब्रेरी हुआ करती थी। हम सभी, मैं भी कॉलेज में 1-1 घंटा 2-2 घंटे लाइब्रेरी में बैठती थी, जनरल बुक्स पढ़ती थी जो भी वहां पे मिलती थी। इसके बाद पब्लिक लाइब्रेरीज हैं, वहां पर मैं अभी भी जाती हूँ, मुझे बुक्स मिलती है, मैं पढ़ती हूँ जनरल बुक्स। तो कुछ हो सकता है कि कुछ तो लोगों की पढ़ने की आदत कम हुई, और निसंदेह पढ़ना बहुत जरूरी है लिखने के लिए, और कुछ भी जो है सुनाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर हम पढ़ते नहीं है तो हम किसी भी विषय की तह तक नहीं पहुंच पाते हैं, ऊपर ऊपर उथला रहता है ज्ञान। हमने क्या आजकल क्या जो है मेंटेलिटी है कि आपने गूगल खोला और ऊपर ऊपर का ले लिया, नीचे तह तक हमें जाना ही नहीं है, हमारा काम चल गया, बात खत्म। तो ये चीजों से क्या हो रहा है कि साहित्य का जो स्तरीय साहित्य है वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, और कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है वो इससे। और यही कारण है कि आज का साहित्य आज का साहित्य लोग खरीद कर नहीं पढ़ते, बल्कि मुफ्त में दे दो तो भी नहीं पढ़ते हैं। खरीद के पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हम लोग तो हमारी जो कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की 51 जो रचनाएं हैं उनकी, वो मैंने खरीदी है पढ़ने के लिए। तो शायद आज ऐसा साहित्य नहीं रचा जा पा रहा। मैंने कुमार विश्वास की पुस्तक खरीदी है, उनकी अपनी रचनाओं की किताब मैंने खरीदी है। मुझे मेरे पास इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की किताब है, महादेवी वर्मा की किताब है। मैं पुस्तकें खरीदती हूँ इन रचनाओं, इन रचनाकारों की। तो उनमें कुछ है हमें लगता है, लेकिन आज साहित्य का शायद स्तर कहीं ना कहीं से कुछ जो है कुछ प्रभावित हुआ है। तो लोग पुस्तकें पढ़ने में कम रुचि रखते हैं, अपना जनरल निकाल लिया गूगल से वो करते हैं, जो कि ये घातक है। हमारी रचना धर्मिता को प्रभावित करता है। ये हमारी रचना धर्मिता नहीं हो पाती है जैसी होनी चाहिए। और अगर हम पूरी तरह से, पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे अध्ययन के साथ में, पूरा बिल्कुल ठोक बजा कर अपना लेखन करें, ठोक बजा कर उसका प्रस्तुतिकरण करें, तो ऐसा नहीं है। आज भी हमारी रचनाएं लोग पढ़ेंगे, लोगों का पढ़ने में उसमें जो है रुचि जागृत होगी। तो शायद पढ़ने की रुचि इसलिए भी नहीं है, शायद या तो साहित्य कहीं ना कहीं से उनके मुताबिक नहीं है, या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। कुछ तो है ऐसा जो कि पढ़ने से लोग बच रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी खास तौर से। वो जो है अपना तुरंत का तुरंत कुछ करना चाहिए। और लेखन भी उनका, हम देखते हैं उनके लेखन में परिपक्वता नहीं आ पाती है। लिखते बढ़िया है, आज के जो युवा रचनाकार हैं लिखते बढ़िया हैं, क्योंकि वो अपने विचार व्यक्त करते हैं, अपने आज की सामयिक जो देखते हैं, ज्यादातर वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही लिखते हैं, सामयिक लिखते हैं अधिकतर, आज की समस्याओं का चर्चा करते हैं। लेकिन उनमें वो मतलब वो प्रभावी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं से उनमें गहराई नहीं आ पाती है उनके भावों में या उनके लेखन में, क्योंकि वो त्वरित लिखते हैं, लिखते अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये है इस तरह का। लेकिन पढ़ने की आदत होती है तभी लेखन में अच्छा जी, लेखन हो सकता है, ये तो बहुत पक्की बात निश्चित रूप से बहुत प्रेरणादायक बात आपने की। प्रेरणा यही है कि निश्चित रूप से हम लोग पढ़ें और लिखें। मानव सिंह जी राणा जी कमेंट कर रहे हैं, आज पढ़ने से ज्यादा देखने पर जोर है। चाहे रील हो, चाहे कविताएं है। हो या शॉर्ट वीडियो, सभी देखी जा सकती हैं। तो देखने में मेरा सुझाव, वैसे मानव जी को भी सुझाव देता हूं मैं, कि अभी होता क्या है, रील हम देखते हैं किसी, और रील के अंदर वीडियो का ही लिंक दिया जाता है। तो मैं जो इतने साहित्यकार मित्र हैं, जो कि अच्छी बात है, रील दें, रील में अपना मुक्तक, एक मुक्तक दिया, मुक्तक पूरा गीत आप लिंक दे दिया, वीडियो का लिंक दे, बहुत अच्छी बात है। तो जहां पढ़ने पर जोर देने का अगर प्रश्न है, तो हम चाहें कि हमारे जितने ब्लॉग होते हैं, हमारे ब्लॉग होते हैं, वीलॉग नहीं, ब्लॉग यानी कि जो लिखने वाले ब्लॉग, उसमें या लिंक होते हैं हमारी रचनाओं के। अगर पुस्तक नहीं बिकती तो कोई दिक्कत नहीं है, जो रचनाओं के लिंक है हमारे, तो रील के अंदर जो कमेंट में जो डालते हैं, तो बजाय वीडियो के अगर आप डालेंगे उनके रचना जो छपी हुई आपकी, उस ब्लॉग का लिंक डालेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी रचनाओं तक लोग पहुंचेंगे। बहुत अच्छा। और अब बात आती है कि आपके साहित्यिक जीवन आगे बढ़ा, तो जब साहित्यिक जीवन आगे बढ़ा तो साहित्यिक घटनाओं में साहित्यिक जीवन का कोई एक संस्मरण, एक अच्छा संस्मरण हमको सुनाएं, जिस संस्मरण से हमारे जो कवि हैं, हमारे दर्शक हैं, उसमें कुछ निश्चित रूप से कोई प्रेरणा ले सकें। जी बिल्कुल, साहित्यिक जीवन में एक जो बिल्कुल एक यू टर्न जो आया मेरा, वो बैंक से सेवानिवृत्ति के बाद आया मेरा। और सेवानिवृत्ति के पहले ही मैंने भूमिका बना ली थी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही सर्विस लग गई थी, और अभी मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा भी नहीं कर पाई थी कि सर्विस लग गई थी। अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के पहले साल में ही मैंने कैसे तैसे अपनी अटेंडेंस एडजस्ट करवा के मैंने वो एग्जाम दे पाई थी मैं।
तो उसके बाद नौकरी मैंने 60 वर्ष तक नौकरी की, तो कभी खाली समय नहीं रहा। तो मुझे लगा रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगी, बिल्कुल खाली समय, और घर की दिनचर्या सेट हो जाती है। विद्यार्थी जीवन में भी जब जीवन भर नौकरी की तो घर का काम तो हमारा 9 बजे हो ही जाना है और शाम को 6 बजे के बाद हो ही जाना है। तो सुबह 9 बजे के से लगाकर 6 बजे तक मैं क्या करूँगी, बड़ा मन में बड़ा द्वंद चला, मैं क्या करूँ? मैंने कई-कई क्षेत्र चुने। मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र चुना, लेकिन मुझे कुछ उसमें अध्यात्म में मुझे अधिक रुचि नहीं है। मैं थोड़ा व्यावहारिक जीवन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ़ हो। आध्यात्मिकता में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन व्यावहारिकता मुझे नहीं लगी, तो मैंने वो क्षेत्र मुझे समझ में नहीं आया। मैंने फिर देखा मैं लेखन कर सकती हूँ, मैं आर्टिकल लिखती हूँ, मैं कविताएँ लिखती हूँ, पंक्तियाँ कुछ-कुछ, मैं ये लिख सकती हूँ, मैं इस क्षेत्र में अपने अपने कदम आगे बढ़ाती हूँ। तो मैंने इस तरह से करके अपनी सेवानिवृत्ति के लगभग 2 वर्ष पूर्व ही मैंने अपनी जो है ये डाल दी थी। 19 में मेरा सेवानिवृत्ति हुई थी। मैंने 2017 से ही मैं छोटी-छोटी गोष्ठियों में मोहल्ले में जो होती थी, अपनी मेरी मित्र जो होती थी, महिलाएँ हमारी सखियाँ होती थी, छोटी-छोटी गोष्ठियाँ हम लोग करने लगे थे। मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ लिखती हूँ। इसके बाद फिर मैंने एक पुस्तक, मैंने बहुत ही प्राइमरी पुस्तक, जो मैंने पंक्तियाँ लिखती थी टूटी-फूटी, जो भी उसमें कोई परफेक्शन नहीं था, कोई मतलब कोई शास्त्रीयता नहीं थी, बस मेरे भाव थे पंक्तियों में उतरे। वो पुस्तक मैंने जोड़-जोड़ के पूरी रचनाएँ उसमें मैंने समाहित कर ली और वो मैंने पुस्तक प्रकाशित करवा दी, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे एडमिशन लेना। जैसे एंट्रेंस टेस्ट बच्चा देता है, तो मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया उस पुस्तक के माध्यम से। उसमें मेरी ऐसी ही बचकानी कुछ रचनाएँ हैं, अपरिपक्व रचनाएँ, मैं आज पढ़ती हूँ तो मुझे हँसी आती है। लेकिन वो पुस्तक मेरी सबने हाथों-हाथ ली कि ये नवागंतुक है साहित्यकार और लिखता तो है, इसके अंदर लिखने लिखने की हुनर, लिखने की रुचि है। तो इस तरह करके मेरा वहाँ से प्रवेश शुरू हुआ। तो 2017 से मैंने ये शुरू किया काम। इसके बाद फिर मैंने जो पुस्तक मेरी दूसरी छपी, वो फिर मैंने बैंक में, हमारे डीजीएम साहब थे, वो हमारे थोड़े साहित्य प्रेमी थे। उनको पता चला कि कुसुम लिखती है, मैगज़ीन्स में भी लिखती है, तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहित किया। उन्होंने मुझे केबिन में बुलाया, बोले कि मैडम आप तो बहुत अच्छा लिखती हो, आप लिखो, मैं बैंक से जितना मुझे सपोर्ट हो सकेगा मैं आपका करूँगा। तो उन्होंने, मैंने पहली पुस्तक प्रकाशित करवाई तो उन्होंने बैंक में मेरी सारी पुस्तकें मंगवा ली और उन्होंने ही उद्घाटन करवाया। मेरी जो पहली पुस्तक का लोकार्पण हुआ, डीजीएम साहब हमारे थे, तो वो आए थे, उन्होंने उसका लोकार्पण करवाया था और उन्होंने वहीं पर मेरे विषय में बहुत अच्छा कुछ कहा था। माँ सरस्वती की ही कृपा थी। डीजीएम कौन किसको लिफ्ट मारता है, लेकिन वो डीजीएम साहब बहुत ही जेंटल थे और साहित्य प्रेमी थे, तो ऐसा हुआ। फिर उन्होंने, जब मेरी पुस्तक लोकार्पित हो गई, तो उन्होंने मुझे बैंक में बुलाया, अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने कहा सारी पुस्तकें अपनी बैंक में ले आओ और उन्होंने सारी पुस्तकें बैंक में मंगवाई और हमारा सर्कल था, कानपुर सर्कल में जितनी भी हमारी करीब जितनी भी हमारी शाखाएँ थीं, करीब उन्होंने हमारी 80 पुस्तकें मँगाई और उन्होंने 80 पुस्तकें सारे ब्रांचेज़ में बँटवा दी। हमारे यहाँ भी जो लाइब्रेरी, जो हमारा हिंदी विभाग होता है, सब उन्होंने कंपल्सरी कहा लेनी है किताब, हमारे हमारे स्टाफ की है किताब लेनी। उन्होंने सब जगह किताब दिया और उसका जो प्रिंटेड मूल्य था, उसका ये भी नहीं कि उसका डिस्काउंटेड, प्रिंटेड मूल्य, उन्होंने शाखाओं से कहा कि मैडम के अकाउंट में प्रिंटेड मूल्य डाला जाए। मेरी किताब में जितनी लागत थी उससे कहीं ज़्यादा मेरे खाते में आ गया। हमारे डीजीएम साहब ने इतना मुझे प्रोत्साहित किया और उसके बाद निरंतर जब तक वो रहे, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो गया, पटना के थे वो, फिर वो पटना चले गए। हमारे एसके सिंह जी उनका नाम था, पटना चले गए वो और उसके बाद भी वो मेरे आज भी मेरे संपर्क में हैं। कहते कुसुम कौन सी पुस्तक लिख रही हो, क्या है? तो उसके बाद तक मैं, तो ये मेरा बड़ा बहुत संस्मरण है, जो मेरे लिए यादगार संस्मरण है, जो मुझे आजीवन याद रहेगा। अगर मेरा बैंक से भी मुझे, घर से तो सपोर्ट मिला, आज तो मेरे माता-पिता नहीं हैं सपोर्ट, मतलब मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, बस उनकी जो स्मृतियाँ हैं वही मुझे प्रोत्साहन देती हैं। तो मेरा बैंक जो है आज भी, मेरी पुस्तकें हर वर्ष जो प्रकाशित होती हैं, बैंक का हिंदी विभाग मेरे मंगवाता है और मेरी 3 पुस्तकों को पुरस्कृत हो चुकी हैं। मेरी फर्स्ट प्राइज़ 10-10 हज़ार रुपए 2 पुस्तकों को मिला है और 1 पुस्तक को सेकंड प्राइज़ 8,500 रुपए मिले और अभी हमारा ज़ोनल ऑफिस, जो हेड ऑफिस है हमारा दिल्ली में, वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया था और वहाँ मुझे पुरस्कृत किया गया था। ज़ोनल ऑफिस मेरा लखनऊ में है, वहाँ मुझे आमंत्रित किया गया था, जो ज़ोन से मुझे पुरस्कृत हुआ था और कानपुर का जो हमारा रीजनल ऑफिस है हमारा, वहाँ जब भी हमारा हिंदी दिवस होता है या होली का पर्व होता है, तो मुझे एज़ गेस्ट ऑफ ऑनर मुझे आमंत्रित किया जाता है, एक्स स्टाफ और मुझसे रचनाएँ सुनी जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए माँ सरस्वती का वरदान हाँ, है। ये बड़े निश्चित रूप से। जो विधा, जो आपकी मेधा थी, आपकी जो भी योग्यता थी, जो आपकी छिपी हुई योग्यता थी, यानी कि उसको आप प्रदर्शित नहीं कर रही थी, आपने सेवानिवृत्ति के 2 वर्ष पहले आपने प्रारंभ किया, तो ऐसा बहुत कम होता है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र से
जो प्रतिभा आपकी दूसरे क्षेत्र में हो उसको प्रोत्साहन मिले, ये बहुत बड़ी बात है। एक बैंकर के लिए एक कवि होना अच्छी बात है, लेकिन सारे बैंकर उसको सपोर्ट करें, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं न कहीं एक जो बैंकर्स की मैं तो आज पहली बार मालूम पड़ा कि बैंकर्स तो वास्तव में बहुत ही कहते होता है आमतौर पे सरकारी बैंक के जो बैंकर्स हैं, वो एक जी, रूखे बिल्कुल, व्यवहार वाले जाने जाते हैं। रुके हुए होते इतने हैं, अच्छे बिल्कुल मैं साहित्य जानती हूँ। इतने साहित्य प्रेमी और इतने सरस व्यवहार होगा, ये तो निश्चित रूप से हमारे तो श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी एक अच्छी जानकारी मिली कि इतने सरस व्यक्ति हैं वहाँ पर। जैसे कि हमारे मित्र रामेंद्र शर्मा जी हैं, वो भी हिंदी विभाग में कार्यरत रहे हैं अपने उसका बैंक में रहते हुए और जी, हिंदी के लिए बहुत काम किया है। तो वो भी बताते हैं, उनके अधिकारियों ने भी कई बार अच्छा प्रयास किया उन्होंने और हिंदी के लिए प्रयास किया और अमित जी को सपोर्ट किया। तो बहुत अच्छी बात है कि जब अधिकारियों को सपोर्ट मिलता है, सहकर्मियों को सपोर्ट मिलता है, तो व्यक्ति और आगे बिल्कुल, बढ़ता जाता है। तो बहुत अच्छा और मैं चाहता हूँ कि इतने प्रोत्साहन के बाद में एक रचना तो आपकी बनती है, प्रोत्साहन की बातों जी, के बीच में, कि एक रचना बिल्कुल, आप निश्चित रूप से सुनाएँ हमें, जिससे कि हमारा बिल्कुल, कार्यक्रम सफलता और गति प्राप्त करे। बिल्कुल। मैं रचना देती हूँ, हमारी प्रकृति प्रकृति की क्या पीड़ा है, हमारी प्रकृति क्या-क्या हमें दे सकती है। तो प्रकृति पर मैंने एक रचना लिखी, मैं वो पढ़ती हूँ। मैंने प्रकृति पर भी बहुत कुछ लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। क्या-क्या है? लोग कहते हैं कि बहु उपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरहि ते नर न घनेरे। ये तुलसीदास जी की हमारी पंक्तियाँ हैं। लेकिन हम प्रकृति हमारे लिए कितना उपकार करती है, प्रकृति से हम क्या-क्या सीख सकते हैं, हमसे बेहतर हमारी प्रकृति है। तब एक रचना मैंने लिखी है, मैं वो रखती हूँ कि नेह के दीप जला कर के जग में उजियारा किया है जो, नेह के दीप जला कर के जग में उजियारा किया है जो, खुद अंधियारे में रह करके निज देह तपा के जिया है जो, खुद अंधियारे में रह करके निज देह तपा के जिया है जो, वह सारंग बाती ज्योतित होती तल में स्नेह जला है जो, स्नेह तेल कि वह सारंग बाती ज्योतित होती तल में स्नेह जला है जो, भूले न कभी तप त्याग नेह का बिन स्वार्थ किसी के किया है जो, भूले न कभी तप त्याग नेह का बिन स्वार्थ किसी के किया है जो, जो हमारा दीपक होता है वो हमें क्या प्रेरणा देता है। और बीज प्रीति के बो करके फिर प्रेम के वृक्ष उगाए हैं जो, बीज प्रीति के बो करके फिर प्रेम के वृक्ष उगाए हैं जो, और खुद कांटों में रहकर गुलाब खिल फुलवारी महकाए है वो, खुद कांटों में रहकर गुलाब खिल फुलवारी महकाए है वो, धरती तप कर सोना उगले, धरती तप कर सोना उगले, वारिद की आस लगाए है जो, उत्पाद से जग समृद्ध करे अपना सीना दरकाए जो, हमारी धरती अब उत्पाद से जग समृद्ध करे अपना सीना दरकाए है जो, सरिता बहती कल कल करती, सरिता बहती कल कल करती, निर्मल जलधार बहाए है जो, अविराम बहे कुछ भी न कहे प्यासों की प्यास बुझाए है वो, और तरुवर जो झुके फल फूल लदे, तरुवर जो झुके फल फूल लदे, पथिकों को विश्राम कराए है जो, और खुले व्योम तले त्यागी से खड़े की भूख मिटाए है वो, मन घन मेघ उठे वसुधा भी हंसे, घन मेघ उठे वसुधा भी हंसे, झमझम अमृत बरसाए हैं जो, और ताप मिटा मन शांत करे, ताप मिटा मन शांत करे, मृदा शुष्क को आर्द्र बनाए है वो, और दिन कर जगमग चैतन्य धरा, दिन कर जगमग चैतन्य धरा, ऊर्जा जग में बिखराए है जो, और प्राकृतिक सृष्टि खिल खिल उठती, प्राकृतिक सृष्टि खिल खिल उठती, जीवन जीवंत कराए है जो, और चारु चंद्र चंचल नभ पर, चारु चंद्र चंचल नभ पर चंद्रिका से जग चमकाए है जो, और शुक्ल पक्ष हो कृष्ण पक्ष हो शीतलता ही बिछाए है वो, और तप त्याग का जीवन जी करके, तप त्याग का जीवन जी करके ऋषि ज्ञानी ज्ञान जगाए हैं जो, तप त्याग का जीवन जी का, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। तो हमारे यहाँ के देश ऋषि मुनि ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल बनावटी हो, तप त्याग का जीवन जी करके ऋषि ज्ञानी ज्ञान जगाए हैं जो, उस ज्ञान से जग समृद्ध बने, उस ज्ञान से जग समृद्ध बने फिर देश महान कहाए है वो, उस ज्ञान से जग समृद्ध बने फिर देश महान कहाए। मैंने जल्दी जल्दी रचना पढ़ दी है समय की सीमा को देखते हुए, जी, जी, बहुत हाँ। बताना। इस समय हमारे पास अभी है 15 मिनट हमारे पास बाकी है, 44 मिनट अभी हुए हैं हमारे लाइव को, तो हमारे पास जी 15 मिनट और बाकी हैं अभी। तो आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार हमारा पहला प्रश्न था कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता-पिता कैसे थे, कौन थे, क्या करते थे? उसी प्रकार जिस प्रकार महत्व माता-पिता का है, उसी प्रकार माता-पिता के पश्चात बाकी अपने जीवन साथी का
और अपनी संतान का भी जीवन में बहुत महत्व है। तो हम जानना चाहेंगे, प्रश्न व्यक्तिगत जरूर है, कि आपके साहित्य में, आपके बाकी जीवन के उन्नयन में, आपके परिवार का, जो कि आपका परिवार जो कि ससुराल का परिवार है उसका, और बच्चों का क्या योगदान रहा, और अभी किस प्रकार से उनसे और योगदान मिल रहा है, आपको क्या सहायता मिल रही है, और किस प्रकार से वो देखते हैं आपकी साहित्यिक यात्रा को, इस बारे में कुछ चर्चा अवश्य करें। बिल्कुल, व्यक्तिगत प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। जब हम समाज में आ जाते हैं, तो हमारा कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रह जाता, सब पब्लिक हो जाता है। तो जहाँ तक बात है, वैवाहिक जीवन जो एक बचपन का जीवन होता है माता-पिता के साथ, उसके बाद एक नया जीवन शुरू होता है जब हमारा विवाह हो जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। तो ये भी माँ वाणी की कृपा रही कि जहाँ मेरा विवाह हुआ, वो बड़ा खुले विचारों का था, जबकि हम उस समय और विशेष तौर से हम लोगों में इसका चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो एक है सत्य वो है, थोड़ा-सा कंज़र्वेटिवनेस रहती है कि आगे घर घर आके देखो, लड़कियाँ ख़ास तौर से घर घर सँभालो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं कुछ लगा, मैंने हमेशा को-एजुकेशन में पढ़ाई की है, मेरे पिता का हमेशा सपोर्ट रहा है, हमेशा खुला जीवन मैंने जिया है, बिल्कुल बाहर की दुनिया मैंने ज़्यादा देखी है। तो इस तरह करके जब मेरा विवाह हुआ तो मेरे पति भी इसी विचारधारा के थे, खुले विचारों के थे, कभी कहीं कोई प्रतिबंध नहीं। मैं अपने कॉलेज की एथलेटिक टीम की मैं उसमें अपनी एथलेटिक टीम में मैं थी, अपनी कॉलेज क्राइस्ट कॉलेज से मैं पढ़ी हूँ अगर आप जानते हो तो। मैं बैडमिंटन खेलती थी और एथलेटिक टीम में मेरी लॉन्ग रेसेस थी, मेरी जंप्स थे, मेरे लॉन्ग जंप्स थे मेरे थे, ये इवेंट मेरे थे। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने शादी के बाद भी मेरी शादी थोड़ा जल्दी हो गई थी, मैं ग्रेजुएट ही कर रही थी, मेरी शादी हो गई थी। उस समय मैं स्टूडेंट थी, मेरे हस्बैंड भी स्टूडेंट ही थे, हम दोनों कहीं से सेटल नहीं थे। लेकिन पिताजी चूँकि थोड़ा अस्वस्थ रहते थे, तो विवाह थोड़ा जल्दी हो गया था। तो उस समय भी मैं जब कॉलेज मीट में जाती थी, मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे ऊपर अंकुश नहीं लगाया कि तुम अब खेलोगी, कूदोगी नहीं, समय गया। तो मैं जाती थी कॉलेज ग्राउंड में जाती थी, इंटर यूनिवर्सिटी खेलती थी, इंटर स्टेट खेलती थी। मेरे पति स्वयं जाते थे दर्शक दीर्घा में जाकर के मेरा हौसला अफ़ज़ाई करते थे। ये मेरा सौभाग्य, मैं इसको सौभाग्य कहती हूँ। मेरे करियर में कभी कोई बाधा नहीं हुई। मेरे पति मुझे स्वयं एग्ज़ाम देने जाती थी। मेरे पति जब शादी नहीं हुई थी, एग्ज़ाम तो मैं इंटर के हाई स्कूल के बाद ही से देने लगी थी। तो मेरे पिताजी जाते थे मुझे लेकर, फिर मेरा भाई जाने लगा मुझे लेकर के साथ में। फिर मेरे जब विवाह हुआ, मेरे पति जाने लगे मेरे साथ एग्ज़ाम दिलाने। तो सबका सपोर्ट मुझे रहा, करियर का हो चाहे वो, नौकरी करने के लिए मैं स्वतंत्र थी। ससुराल में भी मैं स्वतंत्र थी, मुझसे कभी पर्दा नहीं कराया गया। सबने कहा कि पढ़ी लिखी लड़की है, बिल्कुल खुद ही वो सब समझती है, और उससे ज़्यादा कंज़र्वेटिव होने से अच्छा है व्यक्ति सबका सम्मान करे, सबको समझे। तो इस तरह की मुझे ससुराल मिली, ये मेरा सौभाग्य ही मैं कहती हूँ। तो अच्छा, मेरे और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी कभी कहीं कोई बाधा नहीं है, ना नौकरी में बाधा आई, ना लेखन। लेखन तो मैं अब करती हूँ, और अब जो हमारी अगली पीढ़ी आई है, मेरे बच्चे, अब बच्चे मेरे सेटल हैं क्योंकि विवाह जल्दी हुआ, सब कुछ जल्दी हो गया, मेरे परिवार भी जल्दी बन गया, बच्चों की शादियाँ भी जल्दी हो गई। सब मेरा सेवानिवृत्ति से पूर्व ही मैं जो है सब थोड़ा-सा निपट गया था मेरी सब ज़िम्मेदारियाँ। तो बच्चे भी हों, मेरी बहुएँ हों, चाहे मेरे दामाद हों, सब बड़े खुले विचारों के हैं, कभी मेरे साथ कोई अंकुश नहीं। मेरा सपोर्ट मुझे पूरा मिलता है। भले ही साहित्यिक लोगों को रुचि नहीं है, लेकिन जो है सब सहयोग सबका मिलता है मुझे। मेरा कोई कार्यक्रम होता है, मैं ऑफ़लाइन कार्यक्रम करती हूँ, चाहे मैं ऑनलाइन कार्यक्रम कर रही हूँ, मुझे घर का सबका सपोर्ट मिला, चाहे टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे फिज़िकल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, मुझे सपोर्ट मिलता है। तो इस तरह करके मेरा लेखन बिल्कुल माँ सरस्वती की कृपा से सब बिल्कुल सब सब ईश्वर की कृपा से आज तक सब ठीक-ठीक चला है, और आगे भी माँ सरस्वती चाहेंगी। अब तो समय कम रहा जी, है, बहुत ज़्यादा निकल आया है समय, जितना निकल आया उतना बचा नहीं है। तो अब माँ जी, चाहेंगी जी। तो जी, ठीक इस हो। बात का तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है कि जीवन का तो कहते हैं पूरा जीवन 4 दिन का है, और वो 4 दिन कब पूरे होंगे किसी को पता नहीं, लेकिन वो 4 दिन में चारों दिन सुनहरे हों, ये बहुत कम लोगों के सौभाग्य में होता है। तो बस यही कामना करते हैं कि चारों ही दिन निश्चित रूप से अच्छे हों, और परिवार का, और सबसे बड़ी बात है अगली पीढ़ी का जो सहयोग होता है, वो बहुत बड़ा होता है। वो भले साहित्य प्रेमी ना हों, लेकिन साहित्य बिल्कुल, के कारण नहीं, वो सिर्फ़ आपके कारण साहित्य से अगर प्रेम करेंगे तो आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो सच सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो साहित्यकार आमतौर पर बहुत अधिक सम्मान नहीं पा पाते हैं। लेकिन कहावत ये है कि घर में अगर आपको सम्मान मिलेगा तो बाहर भी सम्मान की गुंजाइश होती है, और वो एक एक्सेप्शनल केस होता है कि घर में व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं है, उसे बाहर फिर सम्मान मिल जाए, ये बहुत कम होता है। कुछ लोगों के साथ ये भी होता है, तो बहुत अच्छा लगा ये। तो हम पहुँच रहे हैं, 10 मिनट हमारे पास बाकी हैं अभी, तो हम 1-2 जी, प्रश्न लेंगे, उसके बाद में अंत में आपकी एक रचना सुनाएँगे या इस प्रश्न के बाद सुनेंगे।
तो एक प्रश्न आता है कि अब नए साहित्यकार हमारे जो आ रहे हैं, नए रचनाकार आ रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और उस संदेश के बाद में अपनी एक रचना छोटी-सी और सुना दें, जिससे कि हमारा कार्यक्रम अंतिम चरण में पहुँच पाए। जी, बिल्कुल। जो नए साहित्यकार, जैसा मैंने कहा है, नए बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बस उनमें एक कमी है जल्दबाजी की। उनके अंदर धैर्य नहीं है। जो हमारी पीढ़ी या हमसे भी पहले की पीढ़ी, मैं अपनी पीढ़ी को भी छोड़ देती हूँ, मुझे तो साहित्य का इतना अनुभव नहीं है। मैं अगर कहूँ तो मैं कह सकती हूँ कि 2017 से ही मैंने एडमिशन लिया है साहित्य में, बस इतनी ही मेरी सीनियॉरिटी है साहित्य में। तो हमसे भी पहले के जो साहित्यकार होते थे, वो बिल्कुल जैसे कहते नहीं है कि बिल्कुल सागर मथ कर नवनीत निकालना, वो चीज़ होती थी उनकी। तो उनकी एक-एक रचना बिल्कुल पकी-पकाई, आप चाहे किसी रचनाकार को ले लें, चाहे भारतेंदु जी को ले लें, चाहे दिनकर जी को ले लें, उनकी एक-एक रचना पक्की, उनकी हर रचना अच्छी लगती है। उनकी शायद ही कोई रचना हो जो हम लोगों को अच्छी ना लगती हो। तो ये जो चीज़ है वो हमारी जनरेशन में भी शायद वो कम है, मुझे जहाँ तक मैं अपनी अनुभव की बात करती हूँ। लेकिन वैसे तो बहुत अच्छे-अच्छे रचनाकार हैं, सभी मंच पर भी उपस्थित हैं, सभी की बहुत श्रेष्ठ रचनाएँ होती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव कम है, साहित्य के क्षेत्र में मेरा अनुभव कम है, तो मैं उस आधार पर कहती हूँ कि शायद उतना मंथन हम भी नहीं कर पाते हैं। और हमारी अगली पीढ़ी बहुत अच्छा लिखती है, बहुत ऊर्जावान है, हमारे लिए बहुत प्रेरणा देती है, हम उससे बहुत प्रेरणा लेते हैं अपनी नई पीढ़ी से। लेकिन उनमें थोड़ी जो जल्दबाजी रहती है, थोड़ा अगर वो मंथन करें, तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, वो हमारी पीढ़ी से कहीं अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच बड़ी विस्तृत है, उनकी सोच बड़ी व्यावहारिक है। वो जैसे बिल्कुल जैसे हमारे लोग जो है एक-एक शास्त्रीयता पर बहुत ध्यान देते हैं, और होना भी चाहिए, भई कविता गेयता होनी चाहिए, ये उसका अपना एक विशेष लक्षण है। कविता अगर गेय नहीं है, तो वो कविता या गीत हमारे हृदय तक प्रवेश नहीं कर पाता है, सुन के जैसे गद्य के तरीके से सुन के चला जाता है। तो गेयता की दृष्टि से हमारी नई पीढ़ी कम, उसके जो सार है, उसको सार गर्भित, उसका संदेशप्रद लेखन है, एक तरीके से गद्यात्मक जो नवगीत हैं, इस तरीके का लेखन है। तो अगर इसमें वो थोड़ा-सा अध्ययन अपना मिला दें, अपना थोड़ा-सा इसमें धैर्य मिला दें, तो सोने पे सुहागा हो जाए। यही मैं अपनी अपनी नई पीढ़ी को संदेश देना चाहूँगी कि थोड़ा अपना अध्ययन और थोड़ा धैर्य रखें। आज बच्चे क्या है, जैसे मंच है, मैं देखती हूँ कि वो सोचते हैं हम मंच पर पहुँच जाएँ, जबकि पहले मंच मिलना एक सपना देखने जैसा होता था। हाँ, मतलब जो है जिस जिस समय मैंने प्रवेश किया, उस समय मंच का कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने कि कभी मंच पर चढ़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन आज के बच्चे, उन्होंने अगर 2-4 रचनाएँ ही पढ़ दी हैं, तो वो सोचते हैं मैं मंच पर आसीन हो जाऊँ। तो ये थोड़ा जो बच्चों के अंदर महत्वाकांक्षी है, हमारी नई पीढ़ी महत्वाकांक्षी है। समय का परिवर्तन है, उसकी मैं आलोचना नहीं कर रही हूँ। समय का परिवर्तन है। जो हम थे, हमारे पहले की पीढ़ी हमसे ज़्यादा सिंपल थी, उससे थोड़ा हम एडवांस हुए, हमारी पीढ़ी हमसे एडवांस है। तो थोड़ा महत्वाकांक्षी है, लेकिन महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ धैर्य भी हो, थोड़ा अपने अंदर कुछ अध्ययन भी हो, ये मैं कहना चाहती हूँ। जी, जी, बहुत सटीक और मैं चाहूँगा कि इसी प्रेरणा वाली बात आगे बढ़े और एक रचना प्रस्तुत कर दें। बिल्कुल, मैं अपने युवाओं के लिए एक 4 पंक्तियाँ दे देती हूँ कुछ, क्योंकि समय भी हो रहा है। जी। पंक्तियाँ देती हूँ कि हम अपने देश का यौवन, हमारे देश का यौवन हमें सम्मान देता है। हमारी युवा पीढ़ी, हमारे देश का यौवन हमें सम्मान देता है। युवा भारत युवा ताकत हमें पहचान देता है। युवा भारत युवा ताकत हमें पहचान देता है। बजे फिर विश्व में डंका, विश्व गुरु ये हो जाए। बजे फिर विश्व में, हमारी नई पीढ़ी अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है कि बजे फिर विश्व में डंका, विश्व गुरु ये हो जाए। हमारे देश का यौवन राष्ट्र के नाम हो जाए। हमारे देश का चिंतन विवेकानंद हो जाए। राष्ट्र के नाम हो जाए। मैं अपने युवाओं को अपनी ये पंक्तियां देती हूँ, और उनको इसी के तरह अपना जो भी बड़े होने के नाते अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। जी। एक और प्रश्न आता है कि बचपन में माताजी पिताजी का एक प्रोत्साहन मिला आपको, दोनों का ही प्रोत्साहन मिला, दोनों के साथ बचपन बीता, उसके बाद में जीवन आगे बढ़ा। तो पिताजी माताजी में से आप किसको अपने अधिक नज़दीक पाती थी? एक छोटा-सा प्रश्न है, अगर इसको बिल्कुल। आप कुछ इस बारे में जी, बता जी, पाएँ तो बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बताने में कोई गुरेज नहीं है। वैसे तो माता-पिता में से करना कि कौन है मुश्किल है। जैसे माता-पिता से पूछा जाए कि तुम्हारे इन बच्चों में से कौन-सा बच्चा प्रिय है, माता-पिता जवाब नहीं दे पाएँगे।
उसी तरह हमारे लिए भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने पहले ही बताया, मैं चूँकि घर की बड़ी संतान थी और बेटी थी, तो दोनों बातों के होने के नाते मैं पिता के ज़्यादा करीब रही। मैं पिता के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। मैं पिता कुछ मतलब जैसे वही आईक्यू लेवल की बात थी, तो पिताजी मेरे आईक्यू लेवल को समझते हुए मुझे मेरी जो क्यूरियोसिटी होती है, एक जो जिज्ञासा होती थी, क्योंकि मेरा पिताजी खुद वेल एजुकेटेड थे, तो मेरी हर जिज्ञासा वो शांत करते थे। मेरा कोई भी प्रश्न होता था, कभी निरुत्तर नहीं हुआ। अगर पिताजी कभी बिज़ी भी हुए, व्यस्त भी हुए, तो उन्होंने मुझको पुस्तकें लाकर दी थी, जनरल नॉलेज की पुस्तकें और ये शब्दकोश जो हुआ करते थे, डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये सब ला के दी थी कि कभी हम ना बता पाएँ तो तुम इनको कंसल्ट करना। तो इस तरह वो जो सॉलिड रहता था पिताजी का, तो मुझे उनसे ज़्यादा मैं उनके ज़्यादा करीब थी। माँ की ममता, माँ का प्यार मुझे बराबर मिलता था, क्योंकि पढ़ने के कारण माँ मुझसे घर के काम नहीं करवाती थी। जो वो सहयोग कर सकती थी बराबर मुझे करती थी। मुझे कभी नहीं कहती थी तुम्हें घर के काम करने हैं या तुम्हें शादी के बाद घर में घर सँभालना है, कभी नहीं माँ ने कहा। माँ ने कहा तुम्हारा पढ़ने में मन लग रहा, तुम एक कैरियर ओरिएंटेड हो, तुम पढ़ो। घर में कोई काम माँ नहीं करवाती थी। लेकिन मेरा एक ऐसा था मानना, पढ़ाई के क्या बचपन की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता था जब हम मेंटल मैं 2-2 घंटे मेरा टाइम टेबल चार्ट टंगा रहता था कि 8 से 10 फलाना सब्जेक्ट, 10 से 9 ढिकाना, 10 से 11 ढिकाना सब्जेक्ट, सब चार्ट लिखा रहता है। कितने बजे पढ़ना है, कितने बजे लिखना है, कितने बजे अपने को रिमेंबर करना है या क्या करना है, इस तरह। तो जब बीच में गैप होता था, मैं गैप बीच में देती थी आधा-आधा घंटे का। उस गैप में मैं अपनी माँ के साथ हाथ बटाती थी। मम्मी जानती थी कि जब जो है इसका इसका जब ब्रेक होगा तो ये आएगी मेरे पास में। तो मैंने मम्मी का, जैसे मम्मी ने कपड़े धो दिए तो मैं कपड़े तह लगा देती थी। मम्मी ने कपड़े तह लगा दिए तो मैं कपड़े प्रेस कर देती थी। मम्मी ने झाड़ू लगा दी तो मैं पोछा लगा दे उस समय सब काम स्वयं होता था। आज की तरह नहीं होता था घर में नौकर चले हुए, हमें कुछ करना ही है, हम बैठे हैं अपना हाथ पैर दबा करके। उस समय सब काम खुद होते थे। बस केवल एक बर्तन के लिए लगी हुई थी मेड हमारे यहाँ, केवल बर्तन धोने के लिए। बाकी सब काम मेरी मम्मी करती थी। और मैं जब ब्रेक होता था तो मुझे अपना स्वार्थ कह लीजिए, मुझे लगता है माइंड को फ्रेश करने के लिए फिजिकल मतलब जब हम फिजिकल करेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा, और जब हम मतलब जब माइंड फ्रेश होके फिर हम अच्छा सा पढ़ पाएंगे। तो ये मेरा माँ के साथ मेरा ये कोऑपरेशन रहता था। तो मैं किसको कम कहूँ, दोनों मेरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, माँ हो या पिता। बहुत अच्छा, जी बहुत अच्छा। आपने जो ज़िक्र किया कि पहले सभी महिलाएँ घर का कार्य करती थी, मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय भी, यहाँ तक कि सभी। उच्च वर्गीय महिलाएँ पूरा कार्य करती थीं। और उस क्षेत्र में जो आपने बताया कि बर्तन के लिए तो मेहरी का जो रिवाज था, वो रिवाज था। बाकी बहुत सारा काम करने, सफाई करना, ये सब करना, वो सब काम अधिकांश व्यक्ति स्वयं करते थे, महिलाएँ करती जी थीं, बच्चे करते थे। बहुत अच्छी बात है। जी जी एक प्रश्न आता है, जल्दी-जल्दी में प्रश्न एक पूछते हैं आपसे कि आमतौर पे बच्चे, जो मेधावी बच्चे होते हैं, शांत बच्चे होते हैं, उद्यमी बच्चे होते हैं, आप किस प्रकार के बच्चे में शामिल थीं? और क्या कभी बचपन में, जैसे कि आजकल प्रैंक होता है या कोई छोटी-मोटी छेड़छाड़ बच्चे आपस में करते हैं, ऐसी कोई घटना हो तो छोटी-सी बिल्कुल सुनाएँ? बिल्कुल यदि जी हो, बिल्कुल नहीं तो नहीं। बिल्कुल। मैं 3 भाई-बहन थे। मैं बड़ी थी, मेरे से छोटा था और मेरी बहन सबसे छोटी थी। तो मेरा भाई बहुत शरारती था, वो बड़ा मतलब पढ़ने में कम, थोड़ा मतलब आईक्यू लेवल हाई था, लेकिन डिस्ट्रक्टिव था। वो लड़ाई-झगड़ा, जैसे हम पढ़ रहे हैं मुझे डिस्टर्ब करेगा, ये क्यों पढ़ रही है? ऐसा करके। तो वो था ऐसा, लेकिन मैं बिल्कुल, मेरी पढ़ाई पे आँच ना आए, मतलब मेरा ऐसा रहता कुछ भी हो जाए मेरी पढ़ाई पे आँच ना आए। मेरे लिए एक छोटा-सा रूम मेरे पिताजी ने किनारे कर रखा था कि तुम यहाँ पढ़ो, तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह करके मैं कह सकती हूँ कि मैं शांत स्वभाव की थी। मैं बिल्कुल अपने फ़ोकस करती थी, जो एक लक्ष्य बना लेती थी उस पर फ़ोकस करती थी। मुझे अगर आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे जितनी देर हो जाए, चाहे जो हो जाए। पिताजी मुझे सुबह उठा देते थे, हमारी दिनचर्या थी, मेरे पिताजी, पहले सभी पुराने लोग 4 बजे उठ जाते थे। पिताजी 4 बजे उठ जाते थे और उठे, और जी, पहले जी। पुराना जो होता था वो जीवन ही अलग था। हमारे घर में गाय पली हुई थी। पहले घर का दूध हम लोग पिया करते थे, और मेरे पिताजी की ऑफ़िस आवर्स मॉर्निंग 8 बजे से लगा करके शाम के 6 बजे तक होते, तो पिताजी 7 बजे घर से निकल जाते थे। और उस समय पहले स्कूटर भी नहीं था, पहले पिताजी साइकिल से जाते थे, और साइकिलिंग भी स्वास्थ्य के लिए बड़ी अच्छी होती है। आजकल लोग उसको स्टेटस सिंबल मानते हैं। पिताजी साइकिल से आते थे, फिर जब थोड़ा ज़्यादा अपना हुआ स्टेटस तो स्कूटर लिया, धीरे-धीरे कार भी आ गई, तो इस तरह करके हुआ। लेकिन पिताजी सुबह 4 बजे उठते थे, तो मुझे भी उठा देते थे, मैं भी कहती थी मुझे उठा देना पिताजी।
तो उठाते थे। मैं पढ़ाई में, मेरे पिताजी ने कहा तुम पढ़ो जा करके। पिताजी घर में अपनी गाय का काम करते थे, गाय को नहलाना धुलाना, गाय को दूध निकालना, और फिर बिल्कुल ताजा दूध जब तक निकालते थे 5-6 बजे तक, तब तक हमारे दोनों भाई बहन भी उठ जाते थे। पिताजी हम तीनों को अपने सामने बैठाते थे, बड़ा वाला गिलास जो आता था मुरादाबादी गिलास आप लोगों ने देखे होंगे, मुरादाबादी गिलास हम तीनों के हाथ में पकड़ा देते थे और दूहते थे, उसी गिलास में दूध दूह के हम लोग को ताजा दूध पिलाते थे। हम तीनों भाई बहन ताजा दूध पिया करते थे। तो ये हमारा बचपन का था। और जहाँ तक आपने क्या बात की कि कुछ दूसरा प्रश्न क्या था आपका? यही था कि बच्चों में आपस में कोई प्रैंक होता है, थोड़ा कभी आपस में थोड़ा खेल में ऊधम करते हैं, या जी, कोई बिल्कुल, वो अगर है तो ऐसी कोई घटना होती तो बताया, भाई आपके निश्चित रूप से करते करते आपने बिल्कुल, बताया था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो इस तरह निश्चित से रूप करते से हो। मेरी बहन सही थोड़ा जगह शांत स्वभाव की थी, तो वो जी मम्मी के साथ रहती थी, वो अपना डोमेस्टिक टेम्परामेंट की थी, वो ज़्यादा ज़हमत नहीं लेती थी। लेकिन मेरी और मेरे भाई की पंगेबाज़ी होती थी, हम दोनों कभी-कभी मार भी खा जाते थे पिताजी से कि ये दोनों बहुत लड़ाई करते हैं, तो हम दोनों कभी-कभी डाँट तो खाते जी ही थे, जी मार भी खाते थे। जी। जी, ठीक है, बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा। बस कार्यक्रम के आखिरी 2-3 मिनट केवल सब दर्पण साहित्यिक समूह के दर्शकों को, श्रोताओं को, जो कि प्रबुद्ध जन हैं, वो भी अपने साहित्यकार मित्र हैं सारे, उनको बिल्कुल, कोई एक संदेश जो आप देना चाहें वो संदेश दें और अपनी एक रचना छोटी सी सुना दें, जिससे उसके बाद में हम कार्यक्रम का समापन कर सकें। बिल्कुल। जहाँ तक शब्द दर्पण पब्लिकेशंस की बात है, मैं इससे अभी शायद पिछले वर्ष से जुड़ी हूँ, 1 वर्ष से थोड़ा अधिक हो गया होगा मैं जुड़ी हूँ। मानव सिंह सोम जी की आप आपसे और उन दोनों से मुलाकात मेरी एटा के कार्यक्रम में हुई थी। तो वहीं से हम जुड़े थे। शिवम जी को मैंने अपने मंच पर आमंत्रित किया था, आपको भी किया था। उसके बाद से फिर शब्द दर्पण का उन्होंने हमसे ज़िक्र किया। मैं तभी से उससे जुड़ी हूँ और आज तक जुड़ी हूँ। तो शब्द दर्पण एक ऐसा पब्लिकेशन है, जो कि साहित्यिक कार्यक्रम भी करवाता है और लोगों की रचनाएँ भी प्रकाशित करता है। और इतना जो एक धंधा चल रहा है, आज हम देख रहे हैं पब्लिकेशन का धंधा चल रहा है। उससे बिल्कुल अलग है हमारा शब्द दर्पण, जो बिल्कुल मिनिमम उसकी जो कॉस्ट आती है, उसके अतिरिक्त शब्द दर्पण किसी से कोई भी अपना व्यावसायिक दृष्टि से कुछ ऐसा नहीं, उसकी शर्तें हैं। सबकी रचनाएँ आमंत्रित रहती हैं और गाहे-बगाहे हमारे ऑफ़लाइन कार्यक्रम भी होते हैं। मैं आपके कार्यक्रम में आई हूँ मथुरा, आपका ऑफ़लाइन कार्यक्रम हुआ था, मैं जी वहाँ भी आई थी, जी बहुत जी अच्छा जी। अनुभव रहा। बड़े अच्छे लोगों से मिलना हुआ और फ़ेस टू फ़ेस मिलना, ये जो है फ़ेसबुक अलग हो जाता है, फेस टू फेस मिलने में अलग बिल्कुल व्यक्तित्व से बिल्कुल परिचय होता है। आप लोगों जी से मेरा परिचय जी जी। बहुत अच्छा लगा। और तो मैं अपने सभी जो हमारे पटल पर जुड़े हैं और जो भी हमारे रचनाकार हैं, मैं उनसे कहूँगी कि ऐसी संस्थाओं से जुड़ने का अवसर बहुत कम मिलता है। आप सब आएँ, शब्द दर्पण से जुड़ें, अपनी रचनाएँ भेजें और अपने साहित्यिक कार्यक्रमों में हम बिल्कुल सबका सम्मान करते हैं। हमारे मानव सिंह राणा जी हैं, हमारे प्रबल प्रताप सिंह राणा जी हैं, सबकी मेधा का, सबकी प्रतिभा का सम्मान करते हैं। मैं इसकी साक्षी हूँ और मैं यही कहूँगी कि संस्था से सब लोग जुड़े। बहुत मुझे तो जब से मैं जुड़ी हूँ, एक पारिवारिक सा अनुभव होता है, लगता है एक परिवार है। लगा ही नहीं कि कौन जी जी, इसका निश्चित रूप से। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस यही मैं संदेश देना चाहूँगी। एक इसके रचना। साथ अगर रचना, जी, बिल्कुल। रचना मैं पंक्तियाँ देती हूँ। अपनी मातृभूमि के नाम ही पंक्तियाँ देती हूँ कि हम अपने देश की माटी को तो चंदन समझते हैं, झुके जो शीश धरती पर उसे वंदन समझते हैं। हमारी कर्म भूमि ये हमारी जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि ये हमारी मातृभूमि है। इसी पर मिट के तो अपना अभिनंदन समझते हैं, इसी पर मिट के तो अपना अभिनंदन समझते हैं। और जो इस देश पर मर मिटते हैं, हम रचनाकार हैं, कलमकार हैं, हम केवल शब्दों से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारे सैनिक जो सीमा पर रहते हैं, जो बिल्कुल फेस टू फेस, बिल्कुल सामने सामने अपने प्राण हथेली पर रखकर हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। कुछ पंक्तियां उनके नाम देती हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कहती हूँ कि देश के लिए मिटे जो देश के हैं, वो सपूत देश कभी ऋण से ऋण ना हो पाएगा। काट दिए शीश लाल लहू से रंगी धरा, देश सदा उन्हें श्रद्धा मस्तक नवाएगा। तो भरते हुंकार शत्रुवार के समक्ष सदा, भरते हुंकार शत्रुवार के समक्ष सदा, भाल भारती का कभी झुकने ना देते हैं और नाम इतिहास में लिखा जाते हैं शौर्य का। हम उन सैनिकों को वंदे मातरम कहते हैं, हम उन सैनिकों को वंदे मातरम कहते हैं, हम उन सैनिकों को वंदे मातरम कहते हैं। जय हिंद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं अभी चाहूंगा कि अपने जो साथी हमारे पटल के उस पार थे, सबका आभार प्रदर्शित कर दूं। श्री हरिप्रकाश पांडे जी, जो कि साहित्य 24 के संस्थापक हैं, आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत आभार।
आदरणीय ओम प्रकाश द्विवेदी जी, आपका बहुत आभार। मानव सिंह राणा जी, क्योंकि हमारे सह संस्थापक हैं, वो लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं हमारा और सभी साथियों का, उनका स्वागत करें, उनका बहुत-बहुत आभार। उर्मिला पांडेय जी का बहुत-बहुत आभार आपका। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं और अरिमर्दन प्रताप सिंह, जो कि मेरे अनुज हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनका बहुत-बहुत आभार। सुनीला नारंग जी, आप जो कि साहित्य 24 की दिल्ली अध्यक्ष हैं, आपका बहुत-बहुत आभार। आप लगातार उत्साहवर्धन करती रही हैं। इसके पश्चात सोहनलाल शर्मा प्रेम जी, आप हमारे अग्रज हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। दीग से आप ताल्लुक रखते हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं और बड़े अच्छे संगठनकर्ता हैं, आपका बहुत-बहुत आभार। इसके अलावा हमारे शरद गुप्ता जी, जो कि आगरा से हैं, आप बहुत अच्छे साहित्य प्रेमी हैं। आपके भाई संजय गुप्त जी हमारे अच्छे मित्र हैं। आदर्श नंदन गुप्त जी हमारे अच्छे मित्र हैं और आपके पिताजी आदरणीय रोशन लाल गुप्त जी बहुत बड़े क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। सभी का बहुत-बहुत आभार। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार और फिर अवसर मिलेगा, आपसे समय लेंगे, आपको फिर कार्यक्रम में बुलाएँगे। तब तक के लिए विदा। अगले हफ्ते हम दर्शकों के साथ में किसी और साहित्यकार के साथ में मिलेंगे और चाहेंगे उस कार्यक्रम में कुसुम जी का भी साथ मिले, कुसुम जी का भी आशीर्वाद मिले और आदर्श नंदन गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने भी लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।